हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जीडीएस एकेडमी। जीडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। एंड यू आर अवेलेबल इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लंच इम्पोर्टेंस प्लेटफॉर्म। आप जो है एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली करंट्स अफेयर्स एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर कराया जाता है। तो करंट अफेयर्स में जो द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट्स है, न्यूज एनालिसिस पार्ट है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हर एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए, उसको यहाँ पर एनालिसिस करते हुए हम उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत बहुत एक तरीके से कह लीजिए कि ये आप देख रहे होंगे, ये आर्टिकल, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है द ऑर्डिनेंस इट। ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, ये वाला पूरा आर्टिकल। और ये आर्टिकल फ्रेंड्स इतना इम्पोर्टेंट्स है कि आज आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें से जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने अलग किया है, मेंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अलग किया है। और इसकी मैं पृष्ठभूमि आपको बता दूं कि जो इसकी पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि है एक तरीके से कि क्या जो केंद्र सरकार लेकर के ये बिल आई है, केंद्र सरकार के द्वारा जो ये अध्यादेश लेकर के आया गया है, क्या यह सुप्रीम कोर्ट के दायरे से अधिक है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर फैसला दिया गया, उसकी सर्विसेज को लेकर के, नौकरशाही की नियुक्ति और ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह को लेकर के, क्या केंद्र सरकार अधिकार को छीनना चाहती है? तो यह पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है। उन ऑर्डिनेंस का क्या होगा, क्या अध्यादेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है? क्या अध्यादेश संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद संशोधन जो संवैधानिक अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 368, क्या उसको वो बदल सकता है? क्या उसके समानांतर विधायी स्रोत है? क्या अध्यादेश के द्वारा एक नया कानून बनाया जा सकता है? बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। और जो देखिए अध्यादेश जो केंद्रीय न्यायालय है, यहाँ पर मैंने हेडिंग भी डाल रखा है अध्यादेश और केंद्रीय न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय न्यायालय के बीच में क्या कहानी है क्या नहीं, उसको हम लोग देखते हैं। प्रीलिम्स में जो आएंगे ये आप लोग नोट कर लीजिए। आपके पास प्रीलिम्स में इतने सारे आर्टिकल आज से निकले हैं। प्रीलिम्स में जो आर्टिकल 123 क्या है, 239 AA3 ए किससे रिलेटेड है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, आर्टिकल 74, 141, 144, आर्टिकल 137, 137, 239 AA3 भी, 239 AA7 ए, 239 AA7 भी, आर्टिकल 368 संविधान की सूची भाग 5 और अनुसूची जो है XX यानी कि 20। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है, इसमें से इतना प्रीलिम्स का क्वेश्चंस निकलता है। आर्टिकल को ऐसे ही एनालिसिस करते हैं। अब आप अगर इन अनुच्छेदों को एक जगह पर नोट कर लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशंस का ये इतना लंबा चौड़ा अनुच्छेद एक पार्ट में, करंट्स के साथ ही आपको पॉलिटिकल साइंस अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट के साथ ही आपका पॉलिटिकल साइंस पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये तैयारी का इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट को तैयार करते हैं जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो बुक और एनसीईआरटी है, बुक से क्वेश्चंस वही पुटअप होते हैं जो न्यूज में रहते हैं। तो न्यूज को अब जैसे आर्टिकल 368 पूछ लिया, अब इसमें जो नवीनतम आया है कि क्या आर्टिकल 123 के माध्यम से आर्टिकल 368 को संशोधित किया जा सकता है अथवा नहीं। अब ये चीज़ किताब में नहीं मिलेगी आपको, कोई ब्रह्मांड की किताब इस पार्ट को नहीं लिखा है, चाहे एम लक्ष्मीकांत हो, चाहे एनसीईआरटी, कुछ भी। तो ये आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा, न्यूज एनालिसिस से ही मिलेगा, इसलिए न्यूज़पेपर की एनालिसिस बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपको 368 आपने किताब में खूब पढ़ रखा है, संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। तो ये जो है आपको लगेगा ऐसा कि हमने तो पढ़ रखा है, फिर क्यों गलत हो रहा है, लेकिन आपने उस टॉपिक को जो करंट रिलेवेंट टॉपिक है न्यूज एनालिसिस है उसको नहीं पढ़ा है, इसलिए आपका क्वेश्चंस यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ये आपका बहुत बेहतरीन यहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनेंगे और वो सब क्वेश्चंस बुक में अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं।
हुआ क्या कि राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया 19 मई को, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और वो फैसला था दिल्ली जो राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर सीएम केजरीवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नौकरशाही है, जो सेवाएं हैं, उसमें जो है केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न करता है, और वह पूरी की पूरी दिल्ली सरकार के अधीन है। इसलिए दिल्ली सरकार ही सेवाओं के उपयोग के लिए जो है बाध्य है, उसके लिए योग्य है, उसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है। दिल्ली ही जो है नौकरशाही को, जो सचिव स्तर हैं, जो जितनी भी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसको दिल्ली गवर्नमेंट अपने अधीन रखना चाहती है, और उसमें केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। वो उसकी नियुक्ति से लेकर के ट्रांसफ़र, ये सब जितने भी प्रोसेस होते हैं, वह सब दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। और इसलिए देखेगी क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, और विधानसभा जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी बन जाती है वो अल्टीमेटम जो है जनता के प्रति बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार की कुछ भी नहीं चलेगी, अर्थात केंद्र सरकार सर्विस सेक्टर्स में कुछ नहीं कर सकता यहाँ दिल्ली राज्य के अंतर्गत। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा फैसला इन्हीं को सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो ये था कि जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव है, दिल्ली लेजिस्लेटिव है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रति जो है अकाउंटेबिलिटी है, उसकी उत्तरदायित्व है, और कॉन्स्टिट्यूशन जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, और जनता जो है सीधा सीधा जो है सरकार पूरी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि संविधान का स्रोत, सरकार का स्रोत जनता है। इसलिए यह अगर इस तरीके का कोई भी फैसला केंद्र गवर्नमेंट या किसी के द्वारा लाया जाता है, तो यह सीधा सीधा जो है संविधान का उल्लंघन करेगा। जो वोटर्स हैं, जो वोट डालते हैं, उनके इरादों को, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनके साथ ये एक तरीके का खिलवाड़ है। तो इस तरीके से केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने पूरा का पूरा फैसला दिल्ली सरकार के फेवर में सुनाया। इसके बाद केंद्र सरकार 19 मई को राष्ट्रपति की सहायता से इस पर अध्यादेश लेकर के आती है, और उस अध्यादेश का जो नाम है वह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अध्यादेश 2023 अध्यादेश। तो इसमें जो है उसने सीधा कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है सेवा के ऊपर, उसने सीधा इनकार कर दिया, कहा कि यह केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार इसको कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनकार करने के बाद अब पूरे देश में एक तरीके की इस तरीके से लहर आ गई है, जितने कानूनवेत्ता हैं, जितने विद्वान हैं, वो सब आपस में इस बात को लेकर के तसमकस कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हावी है या सुप्रीम कोर्ट हावी है, अध्यादेश 123 बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बड़ा है, सरकार बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। काफ़ी दिन से आ रहा था, तो आज इसका फाइनल आया, इसलिए आज आप लोगों के सामने फाइनल ये है। अब इसमें सुप्रीम जो एनालिसिस किया गया है वो है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दायरा लॉन्ग है या अध्यादेश की संवैधानिकता पर प्रश्न उठता है कि दोनों में क्या लॉन्ग है, क्या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या कहा, आइए इसको जो है पूरा का पूरा हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के जो बातें कही वो बातें क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा आर्टिकल 239 AA की व्याख्या किया। उसमें जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार जो हमारी संविधान है, उसमें जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है वो 3 तरीके से किया गया है। केंद्र सरकार को अलग दिया गया है, राज्य सरकार को अलग शक्ति प्रदान की गई है, और जो उन दोनों से बच जाती है उसमें समवर्ती सूची में रखा गया है। और उस समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब कानून बनाती हैं और उस कानून की प्रासंगिकता अवेलेबल होती है और उस पर कोई मैटर फंस जाता है, तो केंद्र सरकार जो है उस पर हावी हो जाती है, केंद्र सरकार उसका दायरा बढ़ जाता है। तो एक तरीके से ये संघ की निशानी होती है, संघ का सिंबल होता है कि विविधताओं को होते हुए और शक्ति का बंटवारा होते हुए केंद्र जो है उसमें हावी रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया कि आर्टिकल 239 AA3A की व्याख्या किया, विधिवत व्याख्या किया। इसके पास NCTT यानी कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, उसकी विधानसभा के पास जो सूची है द्वितीय और सूची थर्ड यानी राज्य सूची, समवर्ती सूची की जो प्रविष्टियाँ हैं, जो उसमें निहित बातें लिखी गई हैं, उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को इसके ऊपर कानून बनाने की, इसके ऊपर इस कानून को एक्सरसाइज में लाने की पूरी क्षमता है।
और जो सूची दूती में जिसे स्पष्ट रूप से बाहर जो मतलब सूची दूती में बहिष्कृत प्रविष्टियां थी, यानी कि 1, 2 और 18, इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको छोड़ करके जो सूची 2 और सूची 3 है उसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सब के सब बातें पूरे तरीके से जो है दिल्ली सरकार उसमें अवेलेबल है, दिल्ली सरकार के पास कैपेसिटी है। और जो दिल्ली सरकार है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वहाँ की कार्यकारी शक्ति इसकी विधायी शक्ति के साथ सहव्यापक है, यानी कि उन सभी मामलों तक यह विस्तारित हो सकती है जहाँ तक इसको कानून बनाने की शक्ति है। और भारतीय संघ की द्वितीय सूची में 3 प्रविष्टियाँ हैं प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2, प्रविष्टि 18। प्रविष्टि का मतलब होता है उसमें जो बातें लिखी गई हैं, प्रावधान, उप प्रावधान, खंड, ये सब जैसे होता है उपरोक्त में खंड फर्स्ट में ये कहा गया, तो उसी तरीके से प्रविष्टि होती है। प्रविष्टि फर्स्ट, सेकंड और 18, ये तीनों को छोड़ करके एनसीटीटी के पास यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास इसकी क्षमता नहीं है। किन किन की क्षमता नहीं है? आर्टिकल 1 ये जो है प्रविष्टि फर्स्ट, सेकंड, 18, इनके पास कानून बनाने की दिल्ली सरकार के पास क्षमता नहीं है। न्यायालय ने राज्य सूची जो है उसको जो है न्यायालय ने व्याख्यायित किया कि राज्य सूची में जो प्रविष्टि हैं, कुल मिलाकर के राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, जिसमें से 63 प्रविष्टियां दिल्ली सरकार के पास हैं और उन 63 में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ये 3 जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं। इनका जो है जो राज्य सरकार है उसका कोई भी यहाँ पर योगदान नहीं है, इन तीनों में उसका अधिकार नहीं है। तो ये बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा व्याख्या करके कहा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि उसके आगे क्या बात निकल करके आती है। अब यहाँ पर देखिए सेवाओं की कार्यकारी शक्ति। तो जो सेवाएं हैं फ्रेंड्स, सेवाओं पर किसकी कार्यकारी शक्ति होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, अब उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो प्रविष्टि जो सेवा को लेकर के जो हड़कंप मचा हुआ है, यानी कि सेवा दिल्ली सरकार कैसे ले ली, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार के पास सेवा का कोई वही नहीं है, सेवा हम रखेंगे, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जो भी बातें होती हैं उसको स्थानांतरण और नियुक्ति को लेकर के वो केंद्र सरकार कह रही कि इसको हमारे पास रहना चाहिए। जो भी ये तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि भैया जो राज्य सरकार है उसको केवल 1, 2 और 18 जो द्वितीय सूची में रखी गई है उस पर ही कानून बनाने की शक्ति नहीं है, बाकी सबके पास है। यानी कि 66 विषय हैं राज्य सूची में, उन 66 विषयों में से 63 विषय पर दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। और जो प्रविष्टि 41 है यानी कि सेवाओं पर कार्यकारी शक्ति है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी के स्थानांतरण और नियुक्ति को लेकर के प्रावधान है उस पर भी एनसीटीटी यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अब केंद्र सरकार तिलमिला गई। केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने आर्टिकल 74 जो यह मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली से संबंधित है उसमें सीधा कहा गया है कि मंत्रिपरिषद और उसकी जो मंत्रिपरिषद की जो सहायता और सलाह है राष्ट्रपति के कार्यों में दी जाएगी। मतलब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा समय समय पर सहायता और सलाह कार्यपालिका के कार्यों के लिए दी जाएगी। तो आर्टिकल 74 का प्रयोग बेहतरीन ढंग से केंद्र सरकार ने किया और असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए जो विधायी क्षमता आर्टिकल 123 है अध्यादेश से संबंधित है, राष्ट्रपति के द्वारा उस पर जो है अध्यादेश ला दिया। अब अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल डाला, उसको नकार दिया, एक तरीके से उसको जो है रोक दिया, कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है, ये सेवा जो क्षेत्र है सेवा पर उस पर यूनियन टेरिटरी हावी है, हम करेंगे, दिल्ली सरकार नहीं। तो जो अध्यादेश था, अब देखिए अध्यादेश में केंद्र सरकार ने क्या किया। आर्टिकल 239 AA3 ए के अंतर्गत जो सूची 2 थी यानी कि राज्य सूची थी उसकी प्रविष्टि 41 को डाल दिया गया, पढ़ा गया। और किसके साथ पढ़ा गया? आर्टिकल 239 AA3A, जिसके चलते अपवादित मामले जो 1, 2, 18 यानी कि लैंड, पुलिस और ये थे उसको बढ़ा करके 1, 2, 18, 41 कर दिया गया। यानी कि जो विवादित मामला 1, 2, 18 थे, 1, 2, 18 का मतलब जो ज़मीन था, पुलिस था, ये सब जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है
उसको बढ़ा करके वहाँ पर एक और 41 यानी 41 बढ़ा दिया गया और ये 41 सेवा से है। केंद्र सरकार ने कहा कि अब हम 41 कहेंगे। इस तरीके की जो कार्य प्रणाली है इसने पूरे के पूरे संविधान को बदल डाला, यानी कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इनकार कर दिया, संविधान को बदल डाला और यह जो केंद्र सरकार का कारनामा है उसको बढ़ा दिया गया, 41 जो है अध्यादेश में ला दिया गया। वो अध्यादेश में वो इस तरीके का जो परिवर्तन है वो 239 ए 3 में बिना संशोधन के नहीं किया जा सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत उस पर जो है किया ही नहीं जा सकता। आर्टिकल जो 239 है, अब 239 3B संसद को नए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, न कि आर्टिकल 239 ए 3 में संशोधन करने के लिए। तो इसका जो उपयुक्त कानून 239 ए 3B है वो संसद को प्रदत्त करता है एक नया कानून बनाने की, लेकिन वो ये नहीं करता कि आप नए कानून बनाने के लिए आर्टिकल 239 ए 3A में ही संशोधन कर दें। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद आर्टिकल 239 ए 7A में संसद को शक्ति दी गई है। और संसद को क्या शक्ति दी गई है? आर्टिकल 239 ए के विभिन्न खंडों में निहित प्रावधानों को आप लागू कीजिए या उसके पूरक को लागू कीजिए या उसके सभी जितने प्रासंगिक हैं, जितने परिणामी मामले हैं उन पर आप कानून बना सकते हैं। ये संसद को शक्ति दी गई है आर्टिकल 239 ए 7A में। अब इसके बाद ये जो है क्या कहते हैं कि ये शक्ति संविधान के जो आपने किया है, यानी कि ये शक्ति का प्रयोग करके आपने आर्टिकल 239 ए 3A को बदल डाला है, ये शक्ति आपको संविधान संशोधन के लिए नहीं दी गई है और इस तरीके का जो है आप नहीं कर सकते हो, इस तरीके की घटना आप नहीं कर सकते हैं कि आप जो है शक्ति का गलत प्रयोग करके उसको बदल डालिए, उसको कुछ और कर दीजिए। फिर ऐसी यहाँ पर सीधा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 239 ए 7B में सीधा कहा गया है कि आर्टिकल 239 ए 7A के तहत संसद कानून बना रही है तो वह संविधान के संशोधन की तरह नहीं माना जाएगा। यानी कि जो अनुच्छेद 368 है जिसके तहत संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, उस तरीके से अगर इस शक्ति का प्रयोग करके, कौन सी शक्ति? आर्टिकल 239 ए 7B का प्रयोग करके अगर ये जो मैंने आपको बताया कि खंडों प्रावधानों में जो कानून बना सकती है, अगर वो कानून इस उद्देश्य से बना रही है, प्रपोजेस आर्टिकल 368 यानी कि 368 के संदर्भ में बना रही है कि उसमें हम संवैधानिक संशोधन के तरीके से बनाएंगे, तो वो पूरी तरीके से संशोधन नहीं माना जाएगा, इल्लीगल होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 239 ए 3A में बदलाव करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की क्या है? आवश्यकता है। उसमें जो है संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। परिणाम स्वरूप आर्टिकल 239 ए 3A में जो अपवादित मामले हैं उनके दायरे का विस्तार करने के लिए आर्टिकल 123 के तहत की गई घोषणा निरर्थक है, शुरू से ही शून्य है और संवैधानिक संशोधन को दरकिरार करने के लिए इसे रद्द किया जा सकता है। यानी कि संवैधानिक संशोधन की एबिलिटी के लिए जो आर्टिकल 368 है उसके लिए इस संशोधन को, यानी कि जो 123 के तहत ये अध्यादेश लेकर के आए हैं, ये तो पहले से ही शून्य था, इसको रद्द कर सकते हैं। इसके कोई भी वो बात नहीं है, इसको सीधा का सीधा रद्द किया जा सकता है। अब आगे जो है बात वो कही जा रही है कि आर्टिकल जो अनुसूची 20 है, अनुसूची 20 में यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो है कि अनुसूची 20 में उल्लेखित आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का कोई भी विकल्प आर्टिकल 123 नहीं है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि आप जो अनुसूची 20 में आर्टिकल 368 के बारे में कहा गया है, संविधान संशोधन के विषय में कहा गया है, जो आप उसका प्रयोग आर्टिकल 123 के तहत नहीं कर सकते हो। यानी कि आप संविधान संशोधन को अनुच्छेद 123 के तहत
कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो। हम अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला करके किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन कर दें, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को चेंज कर दें, एक तरीके से यह बहुत इलीगल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया आर्टिकल 239 ए 3A को, उसने व्याख्या किया, और यह जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, यह व्याख्या पूरे के पूरे तरीके से आर्टिकल 144 क्रमशः और आर्टिकल 144 के संदर्भ में भारत के सभी अदालतों और प्राधिकरणों पर बाध्यकारी है। और यहाँ पर राइटर सवाल करते हैं कि क्या बिना संवैधानिक संशोधन के आर्टिकल 123 के द्वारा आर्टिकल 141 और आर्टिकल 144 को नकारा जा सकता है? तो संविधान का जो 5वां भाग है उसमें आर्टिकल 123, आर्टिकल 144 और आर्टिकल 141 ये सब संविधान के 5वें भाग में है। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह दे सकती है, लेकिन आर्टिकल 144 को ओवरराइड नहीं कर सकती है। यानी कि ये जो प्रश्न अभी इन्होंने पूछा कि आर्टिकल 123 के तहत क्या इसको नकार देंगे आप आर्टिकल 141 और आर्टिकल 144 को, तो राइटर कह रहे हैं कि ठीक है, आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सहायता एवं सलाह समय समय पर देती है, लेकिन उसका प्रयोग करके आप असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके आप अध्यादेश ला रहे हो, और उस अध्यादेश का प्रयोग करके आप 144 को ओवरराइट नहीं कर सकते, यानी उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, आप उसके नीचे ही रहेंगे। न्यायालय के फैसले का आधार क्या था? आर्टिकल 239 ए 3A, और इसे चेंज करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। तो इस तरीके से न्यायालय ने अपना फैसला जो है उसको सुनाया। अब इस पर भारत संघ का निर्णय क्या है? भारत संघ का निर्णय है कि आर्टिकल 137 की समीक्षा, एक तरफ कहती है कि आर्टिकल 137 की समीक्षा की जाए, दूसरी तरफ आर्टिकल 123 जो है उसका प्रयोग अध्यादेश लाने के लिए कर रहा है, और एक साथ ये कर रहा है, दोनों एक ठीक उसी तरीके से। मतलब कि एक तरफ आप कर रहे हो कि 137 की समीक्षा की जाए और दूसरी तरफ अध्यादेश ला रहे हो, एक साथ इस तरीके की जो आपका निर्णय है ये बेहद रॉन्ग है, गलत है। तो भारत सरकार का अगर निर्णय है, अगर दिल्ली सरकार, अभी जो भारत सरकार ने अध्यादेश ला करके दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक दिया है, उसको गलत साबित किया है, उस पर जो है अपनी बात मनवाने के लिए अध्यादेश लाया है, अगर उस अध्यादेश को चुनौती दी जाती है कोर्ट में, तो भारत सरकार के पास जो भारत सरकार दिल्ली सरकार से सेवाओं वाला डिपार्टमेंट अपने अधीन लेना चाहती है, उसको हथियाने के लिए केंद्र गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके की सफलता होने की कोई संभावना ही नहीं है। कि यानी कि अगर दोबारा इस अध्यादेश को चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सीधे सीधे वहाँ पर केंद्र सरकार हारेगी, उसकी सफल होने की कोई भी चांस या गुंजाइश नहीं है कि अध्यादेश उसका जो है वो चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं इसको देखिए, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय सुनाया जा रहा है कृष्ण कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2017 में। वहाँ पर ये CC 136 के खंड 2 में कहा गया था कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उसकी संतुष्टि, यानी कि राष्ट्रपति की संतुष्टि या अध्यादेश, यानी कि राष्ट्रपति जो भी वर्क करता है उसकी जो संतुष्टि है न्यायिक जांच किया जा सकता है, उसका कोई भी उसकी जो संतुष्टि न्यायिक जांच से मुक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अध्यादेश ला दिए और कह दिए कि जो जुडिशियल स्क्रूटनी होता है, न्यायिक जांच होता है, वो उसके दायरे में नहीं आता, वो जांच हम कर सकते हैं। आर्टिकल 123 कानून बनाने के लिए समानांतर स्रोत, यानी कि एक तरीके का जो विधायी प्राधिकरण होता है उसकी तरह नहीं है, उसका प्रयोग आप समानांतर कानून बनाने के लिए जो विधायी संस्थान होते हैं उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आगे न्यायालय ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति के समक्ष जो भी बातें रखी जाती हैं, जो भी मैटर उस पर रखे जाते हैं, उसकी प्रासंगिकता पर गौर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, किंतु उसकी जो पर्याप्तता है उस पर अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर अध्यादेश जो है वो निरस्त होने के कगार पर है। क्यों निरस्त होने के कगार पर है? क्योंकि पूरे के पूरे आर्टिकल में कहीं भी इस बात का जो है वो उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि पूरे के पूरे आर्टिकल में कहीं भी जो केंद्र सरकार अपना ऑर्डिनेंस ले करके आई है उसमें किसी भी तरीके का कानून संविधान के अनुरूप नहीं बैठता है। जो भी बातें कही गई हैं वो एक तरीके से जबरन मनमानी को लेकर के कही गई हैं, ज़बरदस्ती लेकर के आई गई हैं, और उस पर
ये अध्यादेश इसी तरीके से वो खुद ब खुद निरस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 239 AA 3A में यह जो अपवादित मामला है यानी कि 1 to 18 उसमें विस्तार करता है। उसमें विस्तार क्या करता है? जो सेवाओं वाला तथ्य है, जो नॉर्म्स है सेवाओं वाला, उसकी जो प्रविष्टि है 41 उसको ऐड कर लेता है। और यह ऐड तभी हो सकता है जब यह संसद केवल और केवल अनुच्छेद 368 के अधीन इसको इस तरीके से संवैधानिक संशोधन लेकर के आए, तभी वो कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। इसलिए जब जब भी यह मैटर जाएगा तो यह मैटर खुद ब खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी कोई भी वैधानिकता नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर पुनः सेवाओं वाला जो सेक्टर्स है वो दिल्ली सरकार के अधीन ही आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल था, इस आर्टिकल में जो भी बातें कही गई हैं वो बातें केवल और केवल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की केवल केवल मनमानी के चलते जो है मनमानी थी, और केंद्र सरकार अपनी मनमानी के चलते बिल लेकर के आई। और वो बिल जो है, अब यही बातें कह रहे हैं कि वो बिल किसी भी तरीके से जो अध्यादेश लेकर के आए हैं वो केंद्र सरकार जबरन मनवाना चाहती है, अपने फ़ायदे के लिए मनवाना चाहती है, किसी भी तरीके से मनवाना चाहती है। लेकिन ये संविधान के विपरीत है। संविधान में इस तरीके की किसी भी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है कि आप अनुच्छेद 143 का जो 123 का प्रयोग उसके लिए करें। तो ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल था। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे और सारे जो है यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ये जो आर्टिकल है लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस वैसे इतना नहीं है, लेकिन आपको इसमें से कुछ चीज़ें बहुत ही निबंध के तौर पर लिखने के काम में आएगी। जैसे यहाँ पर अभी जो इरिगेशन इनएरोगेशंस होगा क्या कि 28 मई 2023 के दिन भारत में नई संसद भवन का उद्घाटन होगा। और नई जो संसद बनी है वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। अब इस पर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जितनी भी जो है विपक्षी दल हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम इस पर जो सम्मेलन बुलाया जाएगा उद्घाटन करने के लिए, जितना कुछ भी जिन लोगों को बुलाया जाएगा हम उसका बाइकाट करेंगे। राइटर कह रहे हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता था राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शन करने के लिए पूरे वर्ल्ड के सामने। लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, ये हमारी पॉलिटिक्स इसके स्थान ले रही है, इसके सेंटर का स्थान ले रही है और जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो खो रही है। इस तरीके से जो एलिगेशंस है वो विपक्षी दलों के द्वारा ये लगाया जा रहा है, क्यों आखिर वो बाइकाट करेंगे। वो बाइकाट कह रहे हैं कि जो राष्ट्र का सर्वे सर्वा होता है वो राष्ट्रपति होता है, और संसद भवन जो बना है उसका उद्घाटन सीधे सीधे राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। और जब राष्ट्रपति जो है वो पूरे राष्ट्र का मुंह है, पूरे राष्ट्र का हाथ पैर है, और पूरी जो राष्ट्र है वो राष्ट्र का एक सिंबल के रूप में है, तो इस तरीके से संविधान ये इस तरीके से जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, ये राष्ट्रपति के पद की और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में व्यवस्था दी गई है उसकी, जो पार्लियामेंट की फंक्शनल सिस्टम है उसकी सब चीज़ों का उल्लेख करती है और सब चीज़ों का वायलेंस करती है, सब चीज़ों का जो है उल्लंघन करती है। इस तरीके से प्रधानमंत्री को उद्घाटन न करके इसको राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटित करवाना चाहिए। इसीलिए जो है यहाँ पर हम लोग बायकॉट कर रहे हैं। ये तो था एक जो है उसकी तरीके से, लेकिन इसका बैड इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा? इसका बैड इफ़ेक्ट हमारे जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है उसके ऊपर पड़ेगा। इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड के सामने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, कि भारत में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो एकजुट नहीं है। पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो केंद्र बिंदु है वो जो है टर्मनाइल स्थिति में है। तो इसका फ़ायदा विपक्षी जो देश हैं, जो भारत के विरोध में रहते हैं, वो भी नेताओं से मिलजुल करके प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर पड़ेगा। तीसरा जो इंटरनल स्ट्रगल है, यानी कि पार्टी के जो लोग हैं, आपको पता है कि चुनावी राजनीति फ़ायदे के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, तो इसका बहुत बैड इफ़ेक्ट जनता के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि संसद भवन
यानी कि संसद अल्टीमेटम अंततोगत्वा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है लोकतंत्र में, और जनता ही चुन करके संसद में मंत्री विधायक सांसद को भेजती है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये संसद की जो जनता है उसकी भावनाओं का भी उल्लंघन है, और डेमोक्रेटी के स्ट्रॉन्ग होने के लिए जो सॉलिडेरिटी होती है, जो नेशनल की एकजुटता होती है, उसके लिए इस तरीके का कदम ठीक नहीं है। विपक्ष का हो हल्ला करना, विपक्ष का विरोध करना ठीक था, वो एक स्तर पर ठीक थी कि विरोध इसलिए कर रही थी कि यहाँ पर राष्ट्रपति को ये अधिकार है उद्घाटन करने का, लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। इससे डेमोक्रेसी इंटरनल स्ट्रगल और वर्ड के सामने एक बैड इफ़ेक्ट जाता है। लोग जो है ट्रोल करने लगेंगे और इसका फ़ायदा भी इसका जो है फ़ायदा भी लेने लगेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है आर्टिकल था। यहाँ पर देखिए दूसरा आर्टिकल क्या आया है, इकोनॉमी के ऊपर आया है, और ये जो इकोनॉमी है, ये यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो एक दर्शन के रूप में आज इसका आर्टिकल आया है। और वो दर्शन क्या है, इसको आइए हम देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें बात क्या कही जा रही है, बात कही जा रही है कि जो 1990 जो राइटर हैं वो थोड़ा दर्शन को लेकर के चल रहे हैं, और इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो पूंजीवाद और समाजवाद है, पहली चीज़ की इकोनॉमी को जो देखने का नज़रिया है, पूंजीवाद समाजवाद, शीत युद्ध के बाद से समाजवाद आया, कई देशों ने लागू किया। पूंजीवाद पहले भी अमेरिका में था, उसको भी कई देशों ने लागू किया। लेकिन जो इकोनॉमी का मूल फंडा है, इक्वलिटी, जो यूनिवर्सल डेमोक्रेसी है, वो जस्टिस, सोशल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, वो किसी भी अर्थव्यवस्था में सही ढंग से लागू नहीं हुई है। जीडीपी को जो मापने का तरीका है, पहली चीज़ की वो जनता के जो रहन सहन का तरीका है, जो प्लेनेट है उसकी जो लिविंग स्टाइल है, वो ये सब एक तरीके से 20वीं शताब्दी में इनका जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग है, वो ठीक नहीं है। और जो जीडीपी है, इस तरीके से उसकी गणना करना केवल मात्रात्मक आधार पर, वो भी अपने आप में एक तरीके से जनता के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं है। जो मॉडल होना चाहिए इकोनॉमी का, पहली चीज़ की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी होना चाहिए, वो क्या आवश्यकता है, जो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, वो यूनिवर्सल सोशल की, इकोलॉजिकल की, यानी कि सार्वभौमिक सामाजिक आर्थिक सहयोग, लोग उन्नत रहें, इकोलॉजिक हमारी वो बेहतरीन ढंग से रहे। इंडिया के विषय में इनका जो कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको अवश्य रूप में जो इकोनॉमी है वो उसको जनता के लिए खोजना चाहिए, ये आवश्यक है। ये इस तरीके का जो बात इंडिया के बारे में कह रहे हैं वो है। और बाकी इन्होंने पूरा का पूरा अपना यहाँ पर दर्शन लिखा है कि जो G7 है वो 15% जो वर्ल्ड के नागरिक हैं उसको कवर करता है, जीडीपी इतना कवर करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर सब्सिडी वगैरह की बात की गई है कि सब्सिडी को कुछ विचारक कहते हैं ठीक है, कुछ विचारक कहते नहीं है। तो जो आपके लाइफ की इंपॉर्टेंट बात थी उसको मैंने बताया कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी किसी मॉडल से लेकर के, और ये बात सही है कि इकोनॉमी की जो व्यवस्था है वो किसी मॉडल आप लगा दीजिए, मॉडल लगाने से कोई भी व्यवस्था ठीक ठाक चलती है, उसके परिणाम दिखने के बाद ही ये तय कर सकते हैं, चाहे पूंजीवाद हो चाहे समाजवाद हो। उसको किसी भी रूप में लाने के लिए अंततोगत्वा जो मानवीय विकास होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो मॉडल आपको लेकर के चलना चाहिए, जिससे लोग खुशहाल रहें, शांति रहें और लोगों का जीवन उन्नत हो, समृद्ध हो, प्लेनेट भी बचा रहे। इसलिए ये इकोलॉजी की बात करते हैं कि जो पर्यावरण है उस पर भी बैड इफेक्ट न पड़े, इस तरीके से ये बात लेकर के कहते हैं। तो ये था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक बात कही गई है, रसिया और यूक्रेन, ये दो कंट्री पिछले 2 सालों से मारपीट, धुआंधार तरीके से बमबाजी, गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला निकल करके नहीं आया। हुआ क्या कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, दिस इज एन इंडियन कॉमेडियन एक्टर कपिल देव, ये क्या काम किए कि ये थोड़े थोड़े करते हुए रसिया को कायदे से ये भी जो है जवाब देने में पीछे नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे अमेरिका और नाटो जो शक्तियां हैं उनका योगदान है। पिछली साल दिसंबर में ये जब बोल रहे थे यूएस कांग्रेस में, तो इन्होंने सीधा कहा था कि जो हमारा बखमुत एरिया है सारातोगा में, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे।
और उसके लिए जो हमारा संघर्ष है वो ठीक अमेरिकी क्रांति की तरह होगा, जिसमें 1777 अक्टूबर के महीने में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ किया था अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए। ठीक यही बखुमत की लड़ाई जो है पूरी की पूरी हमारी जो स्वतंत्रता है उसको चेंज कर देगी, और हम स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंसी के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। ये तो उन्होंने कह दिया, अच्छा खासा भाषण दे दिया, लेकिन 5 ही महीने बाद रसिया ने इतनी बमबारी किया कि बखूमत जो है वो यूक्रेन के हाथ से निकल गया। और 10 महीने बाद जो रसिया के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने घोषणा भी कर दिया, अनाउंस भी कर दिया कि पिछले सप्ताह हम इस शहर के सबसे बड़े जो पूर्वी डोनेस्टक रीजन्स है उस पर हम कब्जा करने जा रहे हैं, कैप्चर से करने जा रहे हैं। यह निश्चित तौर पर जनवरी के बाद से सबसे बड़ा मेजर टेरिटोरियल जो रसिया के द्वारा कैप्चर किया गया है वो था, और इसके जो पड़ोस में सोलेडर हैं वो भी। तो यूक्रेन ने दावा किया कि जो हमारा बखुमत का एरिया है वो बखुमत के एरिया में हम एक छोटे एरिया में अभी भी डिफेंड कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं और उसके किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा ये भी स्वीकार किया गया कि जो ये बखुमत शहर है इसका एक बड़ा हिस्सा प्रभावी ढंग से रसिया के हाथ में अब जा चुका है। रसिया जो है इस युद्ध में 24 फरवरी 2022 को अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। इसके बाद से ये असफल, मतलब जो जिस उद्देश्य से युद्ध लड़ा था वो इसका कंप्लीट नहीं हुआ था, और इसका जो पूर्वी इलाका है यानी कि जहाँ रसिया के जो सैनिक हैं वहाँ वो सब यूक्रेनियों के द्वारा पीटे गए थे। खार्किव इलाके में जो पूर्वोत्तर के जो नॉर्थ ईस्ट और खेरोसान शहर में है दक्षिण में, वहाँ पर यूक्रेनियों के द्वारा रसिया की पिटाई हुई थी। और उस पिटाई को लेकर के ये लोग जो है और भाई खिसियाए और टारगेट किए। तो इस तरीके से ये लड़ाई चलती रही और रसिया जो है वो कब्जा करता रहा लुहांस्क और बखुमत दोनों की तरफ, और एक आगे जो है स्लोविंस की तरफ बढ़ा। यूक्रेन के लिए जो है मेजर यानी कि यूक्रेन एक बड़ा जवाबी हमला देने के लिए तैयारी करता रहा, लेकिन उसके लिए जो बखुमत का एरिया है वो छिन जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दुख है कि बखुमत का एरिया उसका जो है वो जा चुका है। अब आगे ये जो बात कहते हैं वो है कि रसिया जो है उसमें जिस तरीके से युद्ध लड़ा था, जिस ऑब्जेक्टिव को युद्ध लेकर के युद्ध हुआ था वो पूर्ण नहीं हुआ, उसमें फेल हो गया। और जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो उस लड़ाई में कहाँ पर मिस्टेक किए हैं उसका ध्यान दे रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई जो अभी तक वो जिस उद्देश्य से लड़े उसको सफल नहीं कर पाए। तो यह बात जो निकल करके आई लंदन बेस्ड रॉयल यूनाइटेड सर्विस की पत्रिका थी वो अभी ने कहा है, और ये भी कहा है कि रसिया का जो बैटलफील्ड टैक्टिक्स है वो अलग हो चुका है, यानी अलग का मतलब उसमें चेंजबिलिटी आ गई है। सप्लाई को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, इन सब में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन सब में सुधार हुआ है। और बखुमत में रसिया जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाया, क्योंकि वैगनार के द्वारा जो है, हालांकि इसको बाद में कह रहे हैं कि वैगनार के द्वारा इसकी जो फाइटिंग थी उसको कंप्लीट किया गया मिलिट्री कॉरपोरेशन को दे करके, लेकिन रसिया जो है इसके लिए बहुत ही भारी नुकसान उठाया था। अब लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि पिछले भले 1.5 साल से ये युद्ध हो रहा हो, लेकिन जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो भी अब उन्नत दिशा में दिख रहे हैं, उनके पास भी एडवांस वेपन आ गए हैं और वो भी हर मोर्चे पर रसिया को, और यहाँ तक कि रसिया के अंदर वो हमला कर रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, मीडियम रेंज और ये मिसाइल के माध्यम से, मीडियम रेंज फायर के माध्यम से। तो इस तरीके से जो ये युद्ध चल रहा है एक तरीके से काउंटर ऑफेंसिव युद्ध चल रहा है, दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। रसिया जो है यूक्रेन जो है रसिया के अंदर डिसरप्शन पैदा किया, उसके अंदर घुस करके जो है वार किया। एक तरीके से टर्माइल जो स्थिति है वो यूक्रेन के लिए जो उसका टेरिटरी था बखुमत, उसको पुनः पाने के लिए, उसको पुनः कैप्चर से करने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, जो ये किया जा रहा है, उसको कहीं भी इस तरीके से अभी समाप्त होते नहीं दिखाई दे रहा है। और दोनों जो पक्ष हैं यानी कि रसिया और यूक्रेन, वो दोनों लगातार युद्ध में जा रहे हैं। और अभी
शांति के लिए बहरहाल कोई भी रूम यानी कि स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। वो अभी युद्ध चल रहा है, देखिए आगे इसका परिणाम क्या निकल कर के आता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आपका जो है आर्टिकल था, और वो आर्टिकल रसिया और बुखमत के एरिया पर था। यहाँ पर देखिए एक और न्यूज़ निकल कर के आई है, और वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है चीता। अभी देखिए क्या हुआ कि पिछली साल नामीबिया से क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सितंबर या अक्टूबर के लगभग नामीबिया से चीता लाया गया, और उसको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरण किया गया। तो वहाँ पर अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, 2-3 दिन पहले के लेक्चर्स में, कि कब की डेथ हो गई है। चीता कब का मतलब होता है, जो चीता शावक होते हैं यानी कि जो जन्म लेते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उनकी डेथ हो गई है। और एक और जो 2 और चीता कब जो है वो चीता शावक जो है वो कूनो पार्क में उनकी डेथ हुई। और वो डेथ कैसे हुई, आइए इसको देखते हैं। यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जो चीता कब मरा है, जो चीता शावक मर रहे हैं आए दिन, पहली चीज़ की उसका कारण ये बता रहे हैं कि एक्सट्रीम हीट, मैक्सिमम यहाँ पर हीट है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन है यानी कि जो पोषण है उसकी पर्याप्तता कम है, और यही सब उसके मरने का कारण है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर का भी ये हवाला देते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 46-47 डिग्री चला गया है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर है। तो इस तरीके से यहाँ जो उनकी माताएं पोषण पर्याप्त देती हैं, पोषण क्षमता प्रदान करती हैं, वो उनके पास नहीं है, तो इसलिए ये लोग मर रहे हैं, जो चीता कप्स हैं। यहाँ पर जो चीता ससा है, मार्च 27 को डेथ हुई, किडनी का जो संक्रमण था उसके लिए। उदय जो अप्रैल 23 को मरी, ये कार्डिप्लोमरी इसका फेल हो गया था। दक्ष 9 मई को मरी, ये 2 मेल थे, इस पर वायलेंट हुआ, अपना संघर्ष किए, उसमें घायल हुई, वो मरी। 3 कप्स बॉर्न टू ज्वाला, ये जो 3 चीता शावक हैं 23 मई को मरे, अत्यधिक गर्मी के चलते या फिर न्यूट्रिशन के अभाव के चलते। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर किसी न किसी के कारण से इनकी जो डेथ है वो फ्रेंड्स हो रही है। इस पर जो है कुछ कदम उठाने होंगे, यानी कि न्यूट्रिशन को लेकर के, जलवायु को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए एक और बात की जा रही है, वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो लगातार चीता मरने की घटना हो रही है, ये चीता मरने की घटना जो हो रही है उसमें कहा गया है कि जो ये डेथ हो रही है उसके लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया, और जो वो नई कमेटी होगी उसमें नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब उसमें रहेंगे, यानी कि जो चीता के परिवेश से समझते हों, जो पशु के परिवेश को, उसके जलवायु को जो है समझते हों, ऐसे लोग वहाँ पर रहेंगे। तो ऐसी कमेटी का गठन किया गया है। अब ऐसी कमेटी क्या निकल करके आती है, उसको जो कहा गया है कि वो जो देखेगी, जलवायु देखेगी, और जो चीता प्रोजेक्ट है उसमें जो कार्य किए गए इको टूरिज्म, वो सब डिसाइड करेगी, रेगुलेशन को देखेगी, क्यों ऐसी डेथ हो रही हैं उसको पूरा अपना देखेगी, क्या होता है क्या नहीं। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये तो चीता के संबंध में न्यूज़ निकल करके आई थी, जो चीता है उसके संबंध में। इस पृष्ठ पर और कोई न्यूज़ नहीं है। एक और न्यूज़ है यहाँ पर, और वो न्यूज़ जो है इजराइल के ये ईरान के संबंध में। आप लोग देख रहे होंगे ईरान, ये खतरा है। ईरान जो है अभी टेस्ट किया सक्सेसफुल मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो 2000 किलोमीटर की रेंज में जाता है। अगर ईरान इस तरीके से मिसाइल डेवलप कर रहा है, मिसाइल जो है परीक्षण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल, ये दोनों जो कंट्री हैं जो ईरान के अगेंस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कोई न कोई बात निकल करके सामने अवश्य आएगी, उस पर जो है कोई न कोई मुद्दा ज़रूर आएगा। और एक और वहाँ पर न्यूज़ निकल करके आ रही है फ्रेंड, वो न्यूज़ है कि जो चाइना है वो LAC के जो बॉर्डर पर गांव हैं
उसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको पुनः बना रहा है। तो अब वहाँ पर पुनः बना रहा है तो जाहिर सी बात है इस पर भारत चुप बैठने वाला नहीं है। ये एक तरीके से कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उकसा रहा है, उल्लंघन की नीति अपना रहा है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, पूरा का पूरा न्यूज एनालिसिस था। और इस तरीके से आज का जो द हिंदू का न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल पार्ट होता है वो द एंड हुआ। और आप लोगों को जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में सीधा लेकर के पूछिएगा। कमेंट अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक डिसलाइक क्यों किए हैं उसको भी बताइएगा। और जितना हो सके आपसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चलते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।